एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुआ गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऋग्वेदिक काल के आर्यों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखो, सबसे पहले ऋग्वेदिक काल के जो आर्य हुए उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा। तो तत्कालीन समाज है वो रक्त संबंध तथा सैगोत्रीयता पर आधारित था। रक्त संबंध आप समझ रहे हो, जैसे परिवार में मम्मी पापा, उनके बच्चे और दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ऐसे है वो रहते थे। मतलब रक्त संबंध वाले लोग रहते थे और जो समान गोत्रता पर आधारित था, मतलब समान गोत्र वाले लोग रहते थे। जैसे आज के संदर्भ में देखूं तो आज का जो समाज है वो संयुक्त परिवार, आज भी गांव में लोग रहते हैं, मतलब कि जो गांव में लोग रहते हैं उनका संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है। लेकिन जो ज्यादा करके आजकल एकल पसंद करते हैं, एकल परिवार में रहना लोग पसंद करते हैं। लेकिन पहले क्या था कि मतलब लोग हैं वो जो समाज है वो सारा समाज है वो एक परिवार की तरह रहता था और ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। और जो समाज में जो बंटा हुआ था वो कबीले के रूप में बंटा हुआ था। कबीले का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसका द्वारा दिए गए आदेश निर्देश की सब लोग पालना करते थे। और सैगोत्रीयता की बात करूं यहाँ पर, तो सैगोत्रीयता का मतलब समान गोत्र वाले लोग रहते थे, रक्त संबंध इनमें था और सैगोत्रीयता वाले लोग रहते थे, मतलब कि एक समान गोत्र वाले लोग रहते थे। जैसे आज है वो समाज में एक समाज में देख लो, सोसाइटी में देख लो, भिन्न भिन्न जाति धर्म, गोत्र की तो बात ही क्या करूं, गोत्र तो होगी ही, अलग अलग जाति धर्म विशेष के लोग, वर्ग के लोग रहते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, समान गोत्र वाले लोग एक कबीले के रूप में रहते थे। कबीलाई समाज था, उनका एक प्रमुख होता था और सभी लोग उसका जो आदेश था उसका पालन करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में देखो तो आज ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। देखो समाज, आज का जो समाज है उसमें क्या है, प्रमुख कौन होता है। जैसे गांव की बात करूं तो गांव में प्रमुख होता है, एक गांव का प्रमुख होता है, जैसे सरपंच मुखिया बोलते हो। तो उस टाइम कबीले के रूप में समाज बटा हुआ था, तो उनका प्रमुख एक कबीले का प्रमुख एक व्यक्ति होता था। और समाज कैसा था, संयुक्त या जटिल, तो बात करूं तो संयुक्त परिवार था। अब देखो, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, समाज समता मूलक था। समता मूलक की बात करूं तो मतलब कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, सभी लोग समान थे, समान। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। अब देखो, पहले शुरुआत में जब व्यवस्था बंटी हुई थी वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, मतलब काले और गोरे के आधार पर बंटी हुई थी। जो आर्य लोग थे वो खुद को गोरा समझते थे और गैर आर्य काले वर्ग वाले होते थे। तो मतलब ऐसे समाज बटा हुआ था कि जो आर्य है वो तो है गोरे और जो गैर आर्य मतलब कि आर्य नहीं है वो काले हैं। ऐसे वर्ण व्यवस्था मतलब रंग के आधार पर बटी हुई थी। वर्ण का यहाँ अर्थ है रंग, रंग रूप के आधार पर व्यवस्था क्या हुई, बटी हुई थी। धीरे धीरे कर्म आया, कर्म के आधार पर कि जो अच्छे कर्म करेगा वो रॉयल है, जो अच्छे कर्म नहीं करेगा वो घटिया है, एकदम डाउन है। ऐसे फिर आई जो जाति व्यवस्था जो आज तक बनी हुई है, रुद्ध हो गई आज। अब देखो समाज कैसा था भाई, समाज था पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो तो था मातृसत्तात्मक, हमने पढ़ा। लेकिन ये ऋग्वेदिक काल का जो समाज वो कैसा था, पितृसत्तात्मक, यानी कि परिवार का मुखिया है वो को हेड कौन होता था, पिताजी। परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं भाई, कुलुप, कुलुप। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। अब देखो, परिवार कैसा था, पितृसत्तात्मक था, मतलब कि पिता है वो परिवार का मुखिया होता था और उसको क्या कहते थे, कुलुप, कुल का, परिवार के मुखिया को कुलुप कहते थे। लेकिन यहाँ पर परिवार पितृसत्तात्मक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की स्थिति वे डाउन थी। महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। जब शादी होती थी लड़की की तो उनको अपना जो वर है वो चुनने का अधिकार था, स्वेच्छा से
और स्वयंवर कर सकती थी, चुनाव कर सकती थी अपने मनपसंद के लड़के का। अब देखो महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण करने वाले कारक जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, नियोग, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे नियम लागू नहीं थे। मतलब कि उस टाइम महिलाओं की स्थिति आज से और बीच का जो टाइम पीरियड रहा उससे बहुत अच्छी थी। मतलब कि जो आज बाल विवाह, दहेज प्रथा, नियोग और जो ये पर्दा प्रथा जैसी व्यवस्थाएं हैं उस टाइम लागू नहीं थी। मतलब महिलाओं की स्थिति उस टाइम अच्छी थी वैदिक काल में। अब देखो ऋग्वेद में नेत्री, कात्यायनी, गार्गी जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में क्या है? नेत्री, आपने नाम सुने होंगे, कात्यायनी और गार्गी जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है क्योंकि ये उस टाइम की पढ़ी लिखी महिलाएं थी। और उच्च वर्ग के पुरुष, अगर कोई उच्च वर्ग का पुरुष है वो निम्न वर्ग की लड़की के साथ में अगर शादी करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते थे। क्या भाई? अनुलोम। अगर का पुरुष है वो निम्न वर्ण की लड़की के साथ में अगर शादी करता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। और यही बात अगर उल्टी मतलब विपरीत कहूं तो अगर कोई मान लो निम्न वर्ग का लड़का है वो उच्च वर्ण की लड़की के साथ में विवाह करता था तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। मतलब कि इसका अगर आप उल्टा करोगे तो प्रतिलोम हो जाएगा। अगर उच्च वर्ण का अगर कोई पुरुष निम्न वर्ग की लड़की के साथ में शादी करता था तो अनुलोम। अगर कोई निम्न वर्ण यहाँ पर वर्ण शब्द है क्योंकि उस टाइम वर्ण व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था बंटी हुई थी, सामाजिक व्यवस्था। अगर कोई निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की के साथ में शादी करता है तो उसे प्रतिलोम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब लोग कैसे थे भाई? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। समाज के लोग कैसे थे? शाकाहारी और प्लस मांसाहारी दोनों ही थे। ये ध्यान में रखना पॉइंट। वस्त्र कैसे पहनते थे भाई उस टाइम? सूत जानते हो? सूत, चर्म मतलब चमड़े के बने और ऊन के वस्त्र पहनते थे। ऊन के बने सूत आपने नाम सुना होगा। सूत जो अपने घर में खाट होती है ना, माचा बोलते हैं देसी भाषा में। तो सूत, चर्म और ऊन के ये लोग वस्त्र पहनते थे। मैंने आपको बताया था कि वो जो सिंधु नदी है उसे ऊर्णवर्ती भी कहते थे, ऊर्णावर्ती, क्योंकि वहां पर जो ऊन का है वो व्यापार होता था, यानी कि ऊन का व्यापार होता था, यानी कि ऊन के वस्त्र पहनते थे ये लोग। यक्षमा, तपेदिक, टिब्बी का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। कुछ ऐसा कि यक्षमा या तपेदिक, टिब्बी का प्रमाण मिलता है। शरीर को जलाया जाता था भाई। शरीर को क्या करते थे? लोग जलाते थे। भिषज शब्द का प्रयोग वेद्य के लिए हुआ है। वेद जी होते हैं ना, जो उस टाइम आज का डॉक्टर है उस टाइम वेद कहते थे, डॉक्टर साहब को वेद कहते थे। तो उनके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है? भिषज मतलब डॉक्टर के वेद के लिए। जो आज का डॉक्टर है उस टाइम के वेद था तो उसके लिए भिषज शब्द का है वो उल्लेख हुआ है। भिषज आश्विन देवता को कहा जाता है। अब देखो भिषज है वो आश्विन देवता को कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। अब देखो आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा रहा भाई? समाज में कबीलाई व्यवस्था थी, मैंने बताया राजनीतिक, ये सामाजिक, अब राजनीतिक आएगी, देन उसके बाद आर्थिक आएगी और धार्मिक, वो साथ में कराऊंगी। इसके बाद हमारी जो वैदिक काल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो समाज में कबीलाई व्यवस्था थी, लोग कबीलों में विभाजित थे, मैंने यहाँ पे बताया है आपको। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था। पंचजन क्यों कहते थे भाई? क्योंकि इनके 5 कबीले या कुल थे। इनको पंचजन क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके 5 है वो कबीले या कुल थे, ये ध्यान में रखें। और राज्य का जो मूल आधार क्या था? उस टाइम राज्य था, उसका मूल आधार क्या था भाई? परिवार है वो राज्य का मूल आधार था। उस टाइम भी राज्य थे, उसका आधार था परिवार। प्रशासनिक इकाइयों की बात करूं मैं यहाँ पर, प्रशासनिक इकाइयों जैसे आज देखो कुल का जो प्रमुख होता था वो था कुल्लू, ऐसे ध्यान में रखो। जैसे आज जो होते हैं ना अपने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तो उनका जैसे सभापति, उप सभापति ये होता है, सभापति होता है ना,
नगर पालिका का सभापति, नगर परिषद और नगर निगम उनका प्रमुख होता है। वैसे ही यहाँ पर देखो कुल का प्रमुख होता था कुलुप, ग्राम होता था उसका प्रमुख होता था ग्रामीणी, और विश्व का जो प्रमुख होता था विश्वपति, जन का जनपति, और राष्ट्र का जो मतलब कि ये छोटी व्यवस्था से लेके बड़ी तक जाओगे तो यहाँ राष्ट्र मतलब यहाँ तात्पर्य है देश से, तो देश का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे राजा। देखो छोटी निम्न से लेकर उच्च की ओर गए तो यहाँ पर राष्ट्र का कौन हो गया राजा। जैसे आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखो, फिर स्टेट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ही ये व्यवस्थाएं बटी थी, इनका प्रमुख ये था। जैसे डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख कौन होता है डीएम मतलब कलेक्टर, आईएएस। राज्य की बात करूं प्रशासनिक इकाइयों में तो राज्य का कोई और होता है, और सेंटर की बात करूं मतलब कि केंद्र में तो और होता है। ऐसे ही व्यवस्था बंटी हुई थी, प्रशासनिक इकाइयां है वो उस टाइम भी थी। अब देखो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो राजा को राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल पढ़े थे, तो उसमें जो लास्ट वाला मंडल है नदी, पुरुष और विवाह सूक्त 3 सूक्त पढ़े थे। तो उनमें जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें वो राजा को देश की रक्षा करने के लिए कहा गया है। उसके लिए ऐसे दिशा निर्देश है, जैसे आज के आर्टिकल धाराएं उसमें वो संविधान में कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति को शपथ, और ये जो राज्यपाल है उनकी शपथ योग्यता, उनका प्रावधान रहता है कि इसमें ये लिखा हुआ है ये राष्ट्रपति के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुच्छेद राष्ट्रपति के हैं और राज्यपाल के हैं, सबके अलग अलग है। प्रधानमंत्री के योग्यताओं का उल्लेख कौन से संविधान के अनुच्छेद में है। वैसे ही जो उस टाइम थे वो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में है, वो जो देश का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख होता था राजा, उसके दिशा निर्देश दिए गए थे कि यह रक्षा करेगा। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग हुआ है। जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है भाई, तो 275 बार है वो जन शब्द का प्रयोग हुआ है। जन का कौन होता था जनपति। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार होता है, ठीक है। ऋग्वेद में सभा व समिति का उल्लेख मिलता है। अब जो ऋग्वेद था हमारा उसमें सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। अब देखो ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं तो इसमें ऋग्वेद नाम आया है। ऋग्वेद में ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो शुरुआती काल था वैदिक काल का, शुरुआती पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल, तो सारी जानकारी है वो हमें किससे मिलती है। सारी जानकारी का स्रोत पूर्व वैदिक काल का कौन सा वेद है, वो ऋग्वेद है ना। इसी कारण इसको ऋग्वेदिक काल कहा गया है, क्योंकि इसकी जो सारी जानकारी है पूर्व वैदिक काल की वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। अब देखो ऋग्वेद में सभा व समिति का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये राजा को निरंकुश होने से रोकते थी। सभा और समिति का उल्लेख मिलता है कि ये राजा पर निरंकुश होने से इसको रोकती थी, उस पर अंकुश लगाती थी। अगर कोई जैसे आज होता है ना कि राज्य में प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष के नेता भी तो होते हैं, जैसे मोदी सरकार आज सत्ता में है तो उनका भी विपक्षी दल के नेता है, वो उन पर मतलब अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो उन पर अंकुश लगाती है, भी सवाल खड़े करती है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। तो वैसे ही उस टाइम है वो सभा और समिति है वो जो राजा होता था उस पर निरंकुश लगाती थी, उस पर अंकुश लगाती थी। समिति में जन के लोग शामिल होते थे। अब ये जो समिति थी सभा और समिति, इसमें किसके लोग शामिल थे भाई, तो इसमें जन के लोग शामिल थे। जन के लोग शामिल थे, समिति में जन के लोग शामिल होते थे। समिति ही राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी, मतलब कि अगर कोई राजा गलत कराए तो उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति राजा का निर्वाचन करती थी। समिति है वो राजा का निर्वाचन करती थी, चुनाव करती थी। समिति का जो अध्यक्ष होता था वो था कोपति या ईशान, कोपति या ईशान। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।